चलिए चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का, जो कि हम इसका रिवीजन करेंगे अभी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अगले से 1 से 1.5 घंटे में हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, आपका पूरा रिवाइज कर दें। तो हम पूरी एनसीईआरटी तो खैर नहीं पढ़ने वाले। आपका काम क्या हो जाएगा कि क्लास के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट कर लेना। मान लो कोई एक पॉइंट हमसे छूट गया है तो आप पढ़ लोगे, बाकी नोट्स जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बस यही बोल रखा है कि आपने जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी होगी। आपके जो घर में होंगे, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती होगी, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि नींबू पानी पी लो, इनो पी लो। ठीक है, इस तरह की चीजें बोलते हैं पीने के लिए। और इस बेसिस में हम कहते, कुछ चीजों को हम जब टेस्ट करते हैं तो कुछ हमें खट्टी टेस्ट आती है, कुछ चीजों का हमें कड़वा टेस्ट आता है, कुछ अजीब से टेस्ट आते हैं, सोपी टच होता है इस चीजों का। तो इस बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस में हम दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस है, दुनिया में जितने भी चीजें हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। दुनिया में जितने भी चीजें होती है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम तीन, दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनको क्या होता है कि हम उनको आपके 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं, हम उसको एसिड बोल सकते हैं, या दूसरा हम उसको बेस बोल सकते हैं, या तीसरा हम उसको क्या बोल सकते हैं, आपका तीसरा हम उसको सोप बोल सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। खैर, इस चैप्टर में सोप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। सोप पे आपको क्लास 9th में उसके बारे में बताया गया था। तो इस चैप्टर में सर सॉल्ट्स। बहुत ज्यादा फोकस हमारा क्या हुआ बेटा? सर सर सॉल्ट सॉल्ट है। अच्छा। सॉरी, सोप के लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉल्ट। ठीक है, मैं वही बोल रहा था, इस चैप्टर में सॉल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है आपका। मेन फोकस है आपका एसिड्स पे और बेसिस पे, कि यही समझना है। क्योंकि एसिड और बेसिस को मिलाने के बाद आपका क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो सॉल्ट के बारे में हमें बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी है। प्लस इस बार आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें सॉल्ट पोर्शन का जितना ही पोर्शन था उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम पूरा कवर करेंगे। मान लो एक आध चीज उसमें जो लिखी भी गई है उसको भी हम कवर करते हुए चलें। तो मेन हमारा फोकस रहेगा एसिड्स पे, बेसिस पे। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और एसिड जो अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या चीज है जो एसिड को एसिड बनाती है, क्या चीज है जो बेस को बेस बनाती है, और इन दोनों को रिएक्शन जब करवाते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, किसी और चीज से जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉल्ट बनता है तो कैसा सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट होता है कि एसिडिक सॉल्ट होता है कि न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पीएच का क्या मतलब होता है, पीएच आपको क्या बताता है, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में रिएक्शंस बहुत आएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को याद रखना कि आपसे रिएक्शन बहुत पूछी जा सकती है यहाँ से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। एसिड बेसिस सॉल्ट की अगर मैं बात करें तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में किस सब चीजों को हम एसिड बेसिस या सॉल्ट से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, अब हम हमें पता लगाना है कोई चीज आपकी एसिडिक है, बेसिक है, सॉल्ट है, तो हम उसको इंडिकेटर्स की हेल्प से इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा, मेरा मेन फोकस यहाँ पे नोट्स नहीं है, याद रखना। इस चैप्टर में मेरा मेन फोकस नोट्स बिल्कुल नहीं है। मेरा मेन फोकस है कि आपके चैप्टर को फिनिश करना है विद एवरी की पॉइंट शुड बी मेंशन्ड, कि कितने भी जो चीजें चैप्टर में आपके इस्तेमाल की गई हैं, उन सारे कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और हम उनको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स ऐसे चीजें होती हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, ये आपके लिक्विड्स भी हो सकता है, ये आपका गैसेस भी हो सकती है, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीजें होती हैं विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि आपका जो नेचर क्या होगा। नेचर से मेरा कहने का मतलब क्या है, कि वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये पहचानना है आपको कि एसिडिक है या बेसिक है। ये पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये इंडिकेटर्स कैसे कैसे होते हैं, कि अपना कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कलर चेंज करके आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें अपना ओडर चेंज करके, यानी ओडर का मतलब स्मेल चेंज करके, स्मेल चेंज करके आपका आइडेंटिफाई करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। मेन जो दो चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा जो दो चीजें पाई जाती हैं आपकी, वो या तो कलर चेंज करके या आपका ओडर या स्मेल चेंज करके। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना ओडर चेंज करके या अपना स्मेल चेंज करके, ठीक है, अपना स्मेल चेंज करके हमको एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स का एक खास नाम होता है जिनको हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऐसे खास इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसे खास इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज करके आपको बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है
या बेसिक है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उनको हम बोलते हैं आपका ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं उनके कलर चेंज करने वाले कि अगर मैं उनको आपके सामने लिखूं तो इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस ना करेंगे हम। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में नहीं है कि केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। केमिकल मतलब जो आपने अपने लैब में बनाए हैं, सिंथेटिक मतलब जो अपने लैब में बनाए हैं, और नेचुरल जो आपकी दुनिया में पहले से पाए जा रहे हैं उस तरह के। तो जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपका। ठीक है। ये कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स है पहली बार तो। ठीक है, कलर चेंजिंग केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल से मतलब जो जनरली आप केमिकल लैब्स में इस्तेमाल करते हो, केमिकल इंडिकेटर्स। तो ये तो एक तरह के सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है। नेचुरल तो नहीं, सिंथेटिक, क्योंकि नेचुरल में तो आपका जैसे कि प्याज आ गई, लहसुन आ गई, इन सब चीजों को हम नेचुरल में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केमिकल वालों की बात करने वाले हैं। तो कुछ स्पेशल एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। सेकंड हो गया आपका फिनोल्थलीन हो गया, आपने ये सब नाम सुन रखे होंगे। सेकंड हो गया आपका फिनोल्थलीन, फिनोल्थलीन, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका लिटमस सोल्यूशन। याद रखना, कभी कभी आपको लिटमस पेपर देता है या कभी कभी आपको लिटमस सोल्यूशन देता है, तो दोनों से कंफ्यूज मत होना। बस समझने वाली बात यह है कि सोल्यूशन ही होना चाहिए। पेपर होता है तो पेपर को भी आप किसी सोल्यूशन में डाल के, किसी सोल्यूशन में डिप करके ही चेक कर सकते हो। सूखा सूखा लिटमस पेपर से कुछ नहीं होना, ड्राई लिटमस का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। सब सोल्यूशन होते हैं, मिथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन होगा, फिनोल्फिन का सोल्यूशन होगा, लिटमस का भी सोल्यूशन होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो ये कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करते हो, और जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी लाइफ में टू चेक कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। अगर मैं कैसे चेक करूंगा, अगर मैं इसको डालता हूं एसिड में या बेस में, पता लग जाएगा। यहाँ पर या तो मैं इसको एसिड वाले चीज में डालूंगा या बेस वाली चीज में डालूंगा। ठीक है। तो अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को डालता हूं एसिड में, तो ये क्या होगा, ये आपका रेड बन जाएगा। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को डालूंगा बेस में, तो ये येलोइश ग्रीनिश, कभी कभी ग्रीनिश भी बोल देते हैं, पर जनरली येलोइश ज्यादा बेटर शब्द माना जाएगा, येलोइश रहता है। फिनोल्थलीन को अगर मैं एसिड में डालता हूं तो इट बिकम्स कलरलेस। तो अगर फिनोल्थलीन को मैंने किसी चीज में डाला, वो कलरलेस हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा आपका, वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट, अगर मैंने बेस में डाला आपका फिनोल्थलीन को, मैंने बेस में डाला, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेटा, वो पिंक हो जाएगा। ठीक है। लिटमस सोल्यूशन की बात करूं, अगर मैंने उसको एसिड में डाला तो ब्लू लिटमस, याद रखना, ये ब्लू टू रेड, याद रखना, ये लिखना बहुत जरूरी है कि इट टर्न्स ब्लू टू रेड। अगर आपने रेड लिटमस ही डाल दिया, अगर आपने एसिड में रेड लिटमस डाल दिया, तो उससे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा। आयुषी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आपने अगर लिटमस को रेड लिटमस आपने एसिड को अगर रेड लिटमस में डाल दिया तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है कि आपको ब्लू लिटमस ही डालना चाहिए एसिड में। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, अगर हम ऐसे बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू करेगा, रेड टू ब्लू। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है आपका, लिटमस सोल्यूशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोल्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है आपका। आप लेबोरेटरीज में, जो स्कूल में भी लेबोरेटरीज होते हैं, उसमें भी आप यही इस्तेमाल करते हो। अनफॉर्चुनेटली आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे तो आप इसमें नहीं देख सकते। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है कि ये आपका अलग अलग चीजों को चेक करने का काम होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड को चेक कर सकता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, इनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड को भी चेक कर सकता है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड से छोटा क्या होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड से छोटा क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के बाद जाएंगे तो आपको क्या बनता है, ये सब आप क्योंकि पढ़ चुके हो तो मैं ये सब नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका वीक बेस बनता है। फिर वीक बेस के बाद क्या आता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस आता है। ये आपको सारी चीजें पीएच के टर्म्स में पता होगी। जिस बच्चों को पीएच के बारे में पता हो समझ सकता है कि पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कम तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ज्यादा होता जाएगा तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ हम जाते जाएंगे। तो अगर इन सब चीजों को मैं डालता हूँ, इन सब में वो अलग अलग कलर आपको प्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में होते हैं तो हम क्यों, वो रेड कलर में प्रेजेंट होता है। जब हम वीक एसिड में होते हैं तो हमको येलोइश कलर देता है। ठीक है। तो यहाँ से एक हमको एक आइडिया लगता रहता है कि देखो, यही नहीं, लिटमस को सबसे, जब लिटमस को आप डालोगे ना, तो आपको या तो ब्लू टू रेड देगा या रेड टू ब्लू देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए ज्यादा अच्छा इंडिकेटर माना जाता है बिकॉज ये आपको वीक और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के भी कलर के बीच में डिफरेंस बताता है। जब न्यूट्रल डालोगे तो ये आपको ऑरेंजिश कलर देगा। जब वीक बेस डालोगे तो आप उसको यहाँ पे लाइट ब्लू बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको लाइट ब्लू कलर मिलेगा।
ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस को डालते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट है, तो लाइट का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, लाइट का हो जाएगा डार्क हो जाएगा, तो डार्क ब्लू कलर मिलेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए अच्छा इंडिकेटर माना जाता है क्योंकि ये कई बार आपको ये स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में भी डिफरेंशिएट कर देता है, जबकि बाकी सब क्या करते हैं, या तो एसिड या बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में कोई खास बताता नहीं है। मैं फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए इंडिकेटर्स आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कैसे होता है, क्यों होता है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। बस सिलेबस में ये कि कौन सी चीज कौन से में चेंज होती है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये वाला है, लिटमस वाला। बाकी सब मैं ये नहीं कहूंगा, बाकी सब पूछ नहीं सकता, पूछ तो बाकी से भी सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा लिटमस वाला यूज होता है दुनिया में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हम एसिड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें आपका कि एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स, तो एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। एसिड को हम डिफाइन अभी नहीं कर सकते, डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हमें आगे आना पड़ेगा, ठीक है, चैप्टर में थोड़ा आगे आना पड़ेगा। जो बच्चा पहली बार मेरे से पढ़ रहा है उसको भी ये सब समझ में आएगा, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। एसिड्स के बारे में बात करेंगे हम थोड़ी देर तक, ठीक है। तो पहले हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी एसिड में देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी कोई चीज जो किसी एसिड को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है एसिड, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका एसिड के बारे में, तो एसिड जो, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज चैट में लिख देना, ठीक है, या फिर आप आपको अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई इसमें झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम बच्चे तो पुराने हैं, शायद एक या दो बच्चे ही इसमें नए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे पुराने तो हैं लेकिन उन्होंने पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। मैं हल्का सा फास्ट रहूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चीज छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ छोड़ने वाला हूँ। लेकिन हाँ, हल्का सा फास्ट होना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए चीजों को कि हमें जल्दी चीजें खत्म करनी है, रादर देन कि हम इसको 5 से 6 दिन में, जैसे हमने जब पहली बार एसिड एंड बेसिस सॉल्ट पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा कम से कम ये चैप्टर हमारा 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक से ऊपर गया था, हमारा काफी बड़ा चैप्टर, हमने इसमें काफी टाइम लिया था, ठीक है। तो वो टाइम उस टाइम के लिए सेटिस्फैक्ट्री था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत टाइम था, पर हमारे पास टाइम कम है, तो किसी भी बच्चे के लिए अब ये समझना जरूरी है कि हमें सिलेबस भी टाइम के साथ में खत्म करना है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर हम बात करें, तो बहुत सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे इसकी मेंशन कर सकते हैं विचार, कि एसिड्स हैव सार टेस्ट। सार का मतलब सार अकेडमी नहीं, जो हमारी अकेडमी उसका नाम नहीं। एसिड्स हैव, मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि एसिड्स हैव सार टेस्ट। सार का मतलब खट्टा टेस्ट, दे हैव सार टेस्ट, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, दीज आर खट्टे, ठीक है। तो जैसे खट्टे आपने इमली खाई होगी तो इमली खट्टी होती है, कुछ कभी कभी टमाटर खाए होंगे, टमाटर भी कुछ खट्टे मिल जाते हैं आपको जब नए नए होते हैं तो। और आपके जैसे एग्जांपल की बात करें, आम होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो इन सबके अंदर क्या पाया जा रहा है, इन सबके अंदर एसिड पाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कभी भी आप एसिड को देखो आपको खट्टा खाने का मन कर रहा है तो पता लगा आपको किसी ने एसिड पकड़ा है तो आपने एसिड खा लिया, ऐसा मत कर देना, क्योंकि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, जल जाओगे, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट इसका क्या होता है, तो ये क्या करता है आपका, ये ब्लू लिटमस को, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है या फिर सिंपल सोल्यूशन जो होता है, इट्स सोल्यूशन, याद रखना यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है, ड्राई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इट्स सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में हम, तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ, कि आपका जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और ये हम आगे जाके रिएक्शंस में भी सीखेंगे। ये देखना, या तो मैं ये प्रॉपर्टीज में पढ़ लो आप इसको, या फिर मैं इसको रिएक्शंस के बारे में बता सकता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आपका रिएक्शंस भी पूछ सकता है आपसे, तो रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रॉपर्टीज में ही समझा रहा हूँ। देखिए एक बच्चे का चैट आया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके हर्षित, अच्छा बेटा, हर्षित का ये मैसेज सब पहले आया है, उसको समझ में नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट है आपका कि अगर हम इसकी बात करें कि ये आपको कैसे किसके साथ में रिएक्ट करता है, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज रिएक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल केमिस्ट्री चैप्टर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, पहली बात। दूसरी बात, आप इससे पहले जो चैप्टर 1 पढ़ के आए वो केमिकल इक्वेशंस ही है, तो उसके बाद जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं उन सब में जहां भी केमिकल इक्वेशंस आने वाली है वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो रिएक्शन विद मेटल की बात करें, तो जब भी ये मेटल के साथ रिएक्शन एसिड रिएक्ट करता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पूछी जाती है वो क्या होती है, कि इट रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सिंपल बोल सकते हो कि H2 गैस इज लिबरेटेड, H2 गैस इज लिबरेटेड, ठीक है।
कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि H2 गैस निकल तो रही है, मैं चेक कैसे करूंगा कि H2 गैस वहां पर लिबरेट कर रही है? तो मैं क्या करता हूँ आपका एक कैंडल लेके आता हूँ। कैंडल मेक्स अ पॉपिंग साउंड। कैंडल मेक्स अ पॉपिंग साउंड फ्लेम। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया होगा कि जब भी आप H2 गैस के करीब कोई हल्की सी आग लेके आओगे तो उसकी आग जलना और तेज जलना शुरू हो जाएगी, फ्लेम आ जाएगी उसके अंदर, वो पॉपिंग पट 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 करके साउंड के साथ में आपको लगेगी। तो जब ये साउंड आपको मिल जाएगी तो आप बोलोगे कि वहां पे कौन सी गैस है? वहां पे हाइड्रोजन गैस है। मैं अगर सिंपल इस रिएक्शन को आपके सामने लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखता हूँ कि रिएक्शन विद मेटल्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल, कोई भी एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल गिव्स यू मेटल सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, जो कि लिबरेट होती है, बाहर की तरफ निकलती है आपका। एग्जाम्पल के फॉर्म में बात कर ले अगर हम यहाँ पे, तो जैसे एग्जाम्पल में लिखना चाहूंगा तो HCl जो होता है एक एसिड होता है, इसको आप किसी मेटल के साथ Zn के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यू विल गेट ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड यू विल गेट प्लस H2, प्लस H2। सबके सब एक्वस फॉर्म में होंगे, मतलब सबके सब मिक्सचर फॉर्म में होंगे, लिविंग। ये सिर्फ गैस फॉर्म में लिबरेट होगा, ये भी एक्वस होगा क्योंकि सोल्यूशन में, जब भी कुछ सोल्यूशन में होती है तो उसको हम एक्वस फॉर्म में बोलते हैं। ये भी एक्वस में और ये भी एक्वस में, सब कुछ एक्वस फॉर्म में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, भले ही आप जिंक को एक बार को सॉलिड फॉर्म में बोल सकते हो क्योंकि जिंक की आप बार जो होंगी ना वो लेके डालोगे इसके अंदर। तो ये सब बाकी सब एक्वस सोल्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, ये प्रॉपर्टी भले ही है लेकिन ये रिएक्शन के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर बात करें कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, मतलब मैं बात करता हूँ रिएक्शन विद, आपसे एग्जाम में सीधे पूछेगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो उसका आंसर क्या आएगा वो लिखना है। खासकर उसमें गैसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है कि कौन सी गैस वहां पे लिबरेट होने वाली है। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। जिस बच्चे को नहीं पता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं वो सुन ले एक बार। जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं ये आयंस होते हैं बेटा, इनको हम रेडिकल्स भी बोल सकते हैं आपका। दीज आर आयंस और रेडिकल्स। जो कार्बोनेट होता है वो होता है आपका CO3 2 माइनस, CO3 बचपन में पढ़ के आए हैं आप लोग, CO3 2 माइनस क्लास 9th में। और आपका बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है आपका HCO3 माइनस 1 माइनस बोल सकते हो या फिर माइनस बोल सकते हो, HCO3 माइनस। तो ये होते हैं आपके बाइक, इसको हम किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आपका कोई कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे। तो जब आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो अपना एसिड के साथ में, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होती है? उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो यू विल से CO2 गैस इज लिबरेटेड, CO2 गैस इज लिबरेटेड। कौन सी गैस निकलती है वहां पे? CO2 गैस निकलती है। अब CO2 गैस का टेस्ट क्या होता है, कैसे पता लगाओगे कि CO2 गैस ही निकली है? तो CO2 गैस को पता करने के लिए आप लाइम वाटर से पास करते हो, CO2 को लाइम वाटर से पास करते हो। जब CO2 को आप लाइम वाटर से पास करते हो तो आप ये बोलोगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये सारे टेस्ट भी बेटा पता होने चाहिए। ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर आप लाइम वाटर से किसी गैस को पास कर रहे हो और आपका जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की टर्न्स, लाइम वाटर का मतलब CaOH ट्वाइस, बड़ा पढ़ा रखा है क्लास में। लाइम वाटर मिल्की जैसा हो जाए, आपका दूध के कलर का हो जाए, आपका सफेद कलर का हो जाए अगर आपका, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी गैस है वहाँ पे CO2 गैस है। अगर मैं ये रिएक्शन को लिखना चाहूंगा आपके सामने तो आप क्या बोलोगे? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों आपके लिख सकते हैं, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हो चाहे, ठीक है, या फिर नीचे आपका मेटल बाइकार्बोनेट भी आप यहाँ पे, और बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन के बाद जो आपका आंसर बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे आपका वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस जो कौन सी गैस निकलती है वहाँ पे निकलती है CO2 गैस। ये क्वेश्चन में गैस के बारे में काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि गैस एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि कोई चीज क्या लिबरेट करी, कि वो मेटल से रिएक्ट कर रहा है कि मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, ये सब कुछ समझाने की वाली बात आती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके लिए समझना भी आसान हो। ठीक है, तो अगर हम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लें यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे आपका
तो एग्जाम्पल फॉर्म में मैं फिर से HCl ही ले लेता हूँ, लेट से, या कोई और लेना तो लो, कोई और भी ले सकते हो, हम HCl ही लेते हैं, HCl बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया HCO3 और सोडियम का हो गया Na। ठीक है, हर्षित का मैसेज आया एसयू में, सर क्या आप मुझे भी पढ़ा, बेटा अभी तो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, अभी क्योंकि मैं बेटा बाहर आया हुआ हूँ तो मैं अभी तो नहीं आपको पढ़ा पाऊंगा। आपको ये करना है तो ये क्लास आप अटेंड कर सकते हो। ठीक, NaHCO3, NaCO3 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो जब इसका जो क्या आंसर बन के आएगा, इसका बन के आएगा आपका आंसर, आपका सॉल्ट बन जाएगा, यानी NaCl बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका बाकी वाटर तो बनेगा ही, वाटर के साथ में क्या बनेगा आपका यहाँ पे CO2 गैस बनेगी, H2O प्लस CO2। वैसे तो जनरली सारी रिएक्शन बैलेंस्ड होती हैं, अगर नहीं होगी तो आप अपनी तरफ से बैलेंस कर सकते हो। मेरा मेन फोकस अभी आपको ये सब दिखाना है कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, कैसे आपकी रिएक्शन हो रही है। ये आपका एक्वस होगा, वाटर तो एक्वस खैर होता ही है, ठीक है, ये आपका एक्वस होगा और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में ही होगा, और ये आपकी CO2 गैस यहाँ से लिबरेट करेगी आप गैसेस फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके, कि आगे हम किस साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ में, नेक्स्ट हम इसकी किसी बेस या किसी एल्कलाइन फॉर्म में इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं किसी के साथ में, देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इससे पहले कितने नंबर हो गए अपने, 5 हो गए, 5 प्रॉपर्टीज हो चुके हैं। 6 प्रॉपर्टी पे जब हम आते हैं आपकी, तो एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, बेसिस बोल सकते हो आप उसको, या फिर उसको आप एल्कलाइड भी बोल सकते हो। एल्कली और बेसिस में क्या फर्क होता है आपको बता देंगे बाद में। बेसिस एल्कलाई टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेसिस के साथ में रिएक्टर क्या क्या बनाता है, वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। मतलब सिंपल, अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को बेसिस में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ कि एसिड प्लस एनी बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी सिंपल सी रिएक्शन अगर आपके सामने मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, तो ये तो आप बचपन से जानते ही, वाली रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी रिएक्शन हो गई, इस तरह का एग्जांपल भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसका। अच्छा, इस रिएक्शन का कुछ खास नाम है, आप लोगों को पता ही है नाम, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली सब मुझे पता है, जैसे ज्यादातर बच्चों को पता है, सॉरी। तो इस रिएक्शन का एक खास नाम होता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का खास नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम अलग से भी देखेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद ये वाली बात भी होगी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन उसके बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा आपका बेसिस के बारे में। अच्छा, एसिड के बारे में हम एक चीज और देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होती है इसके एसिड की, इन 7th पॉइंट। ठीक, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, अब देखिए, तो रिएक्शन जब विद मेटेलिक ऑक्साइड में जब होती है, किसी मेटल ऑक्साइड का मतलब किसी जैसे MgO, जैसे Cu2O या CuO, ऐसी चीजों के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं आपकी, तो ये, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका जो होता है, तो इसमें भी क्या निकल के आता है आपका, फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे कोई गैस लिबरेट नहीं होती है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही बनता है आपका, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जब हम लिखना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका, किसी भी और तरीके से एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो एग्जांपल हो जाएगा, जैसे लेट्स से मैंने ले लिया आपका HCl ले लिया, मैंने यहाँ पे CuO ले लिया, तो जब इसको रिएक्ट करवाता हूँ तो क्या बन के आएगा यहाँ पे आपको बन जाएगा आपका सॉल्ट, यानी सॉल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, CuCl2 बन जाएगा, प्लस वाटर क्या है आपका H2O। तो ये इस तरह की रिएक्शन से आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो याद रखना, जब भी आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर होता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ,
सब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका जब सब्जेक्टिव पेपर होगा तब भी तो एग्जाम में आएगा ही ना ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ से ये चैप्टर तब भी आएगा। जब भी सब्जेक्टिव पेपर में आपसे कोई भी रिएक्शन पूछता है, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है या कोई भी रिएक्शन पूछता है आपकी, इन दैट केस यू हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन विद एन, आपको वहां पे एग्जांपल भी देना होगा विद रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन सिर्फ लिख के आ गए कि हाँ सिर्फ सिर्फ यहाँ पे मैंने बोला व्हाट इज द रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड, तो आप सिर्फ लिख के आ गए इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बस खत्म, ऐसे नहीं। आपको वो पूरी लाइन लिखनी है, मैं तो खैर आधी सी लाइन लिखी, पूरी लाइन लिख के आनी पड़ेगी, इस तरह भी लिख के आओ, इसको लिख के आओ ऐसे। और नेक्स्ट आप इसका एग्जाम्पल जरूर लिख के आओ, क्योंकि इन सबके नंबर होते हैं, जितना आप लिख के आओगे, जितने अच्छे से चीज लिख के आओगे उतने नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए, तो एसिड की जो बेटा गाथा है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे खास, जो मैं बाद में वापस पॉइंट आउट भी करूंगा आपके लिए। आप एक बात देख रहे हो क्या कि सब देखिए, मैंने जब मेटल के साथ में रिएक्शन करवाया तो भी यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे आपका ये सॉल्ट था, ये सब सॉल्ट है ना, सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। जब मैंने मेटल के कार्बोनेट के साथ में या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई तब भी क्या बन रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब मैंने एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाया तब भी मेरा क्या निकल के आया, यहाँ पे सॉल्ट निकल के आया। जब मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाया, ठीक है, तब भी क्या निकल के आया, सॉल्ट निकल के आया। मतलब एसिड को मैं जब भी एक बार एक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है जब भी मैं एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरा सॉल्ट तो जरूर आता है, साथ में वाटर आ जाए या फिर साथ में कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, जबकि वहां पे गैस भी आ सकती है, कोई कुछ हो, इतना तो मिनिमम बनता ही है। या नहीं, अगर मैं जिस भी चीज के साथ में एसिड को रिएक्ट करवा के सॉल्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब वो जो दूसरी चीज होती है वो कैसे काम करती है, बेसिक काम करती है। मतलब बेस के साथ में रिएक्ट करूंगा तो सॉल्ट बनेगा ही, नो डाउट, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसको मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ तब भी सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। जब मैं इसको मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ तब भी क्या बन रहा है, आपका सॉल्ट बन रहा है। जब मैं इसको मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ, सॉरी बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ तब भी क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। अब वो सॉल्ट कैसे बन रहा है, क्या फॉर्मूला है, वो सब बातें अलग है, लेकिन बन तो सॉल्ट ही रहा है ना। और जब मैं उसको आपके मेटल के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ तब भी सॉल्ट बन रहा है। इससे एक बात मेरे दिमाग में समझ में आती है कि मेटल का ऑक्साइड हो, ध्यान देना इस चीज पे, मेटल का ऑक्साइड हो चाहे मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का कार्बोनेट हो, या मेटल का बाय कार्बोनेट हो, या मेटल खुद हो, ठीक है, ये सब कैसे नेचर के होंगे, ये सब मतलब 99% टाइम, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि 100 टाइम्स तो नहीं बोल सकते, एक आध जगह पे कुछ गड़बड़ भी होती है, कि 99.99% टाइम्स जनरली ये कैसे होंगे आपके, दे आर बेसिक इन नेचर। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, सॉल्ट निकल के आता है। इन सब के साथ में भी जब मैंने एसिड को रिएक्ट करवाया तो मेरा सॉल्ट ही आंसर निकल के आ रहा है, विच मीन्स कि मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल्स आपके क्या करते हैं, बेसिक नेचर, जनरली उनका जो नेचर होता है वो आपको कैसा होता है, बेसिक होता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। 100 टाइम्स नहीं बोल सकता, क्योंकि एक आध एग्जाम्पल ऐसा भी होता है जहां पे आपका मेटल ऑक्साइड जो होता है वो आपका बेसिक नहीं होता है, तो हम बाद में देखेंगे, ये बात दिमाग में रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात जो करने वाले हैं बेटा वो आपके बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी पहली बात मैंने आपकी बात करी एसिड्स के बारे में, अब हम आपकी बात करेंगे बेसिस के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसी तरह से बात करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की, कैसा लिटमस के सामने क्या करता है, टेस्ट कैसा होता है, और नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे उसकी रिएक्शन क्या होती है। लेकिन इस बार रिएक्शन हम जनरली हम बेस को बेस के साथ रिएक्ट नहीं करवाते हैं, तो ऑब्वियसली हम बेस को इस बार मेटल के साथ रिएक्ट ना करवा के नॉन मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, और बाद में आपको इस बात को प्रूव करूंगा कि नॉन मेटल की जो चीजें होती हैं वो जनरली एसिडिक नेचर की होती हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो आपका पहला जो बेसिस के बारे में मैं पॉइंट बोल सकता हूँ वो यही बोल सकता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो होता है आपका बिटर इन टेस्ट, यार बिटर इन टेस्ट। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले, प्रॉपर्टीज। तो इसका जो सबसे पहला चीज क्या हो जाएगी, आपका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, इसका बिटर, कड़वा टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें लिटमस सोल्यूशन के साथ में क्या करता है आपका, इट टर्न्स लिटमस सोल्यूशन इनटू रेड लिटमस टू ब्लू। ये पूरा लिखना जरूरी है, सिर्फ ब्लू लिख के मत आ जाना, आपके वहां पर रेड लिखना होना जरूरी है, तो क्या पता ब्लू ही दे दिया आपको, तब क्या करोगे। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। आपके टच की बात करें तो इसका जो टच होता है वो सोपी टच होता है, सोपी मतलब साबुन जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो इसका जो अपीयर सोल्यूशन की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन एक्व सोल्यूशन है, या सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट,
ये सब पता ही है आपको, पर एक बार उसके बारे में बाद में बात भी कर लेंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अभी आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि क्यों करता है, क्योंकि उसको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें कवर करते हैं एक्चुअली। अब अब आएंगे 3-4 रिएक्शन वाली बात है कि कौन कौन से किस किस साथ में कैसे कैसे रिएक्शन ये करता है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पहला रिएक्शन हम इसका देखते हैं आपका इस बार मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेटल आपके कैसे होते हैं आपके मेटल, अच्छा मेटल के साथ में तो रिएक्ट करवाई देंगे, इसका हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी रिएक्शंस की, फिफ्थ पॉइंट की रिएक्शन विद मेटल्स, बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं आपकी मेटल के साथ में, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे भी आपकी जो H2 गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, वही लिबरेट होती है फिर से। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल केस है, बस कुछ स्पेशल एग्जांपल्स में आपका रिएक्ट कर पाता है। अभी आपको बस समझना है, अगर ये वैसे तो ये मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता, सुन लो ये बात, वैसे तो जनरली ये मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाता है। और जिन स्पेशल मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है, उस केस में भी क्या करता है आपका H2 गैस इज लिबरेटेड। अब आप ये पूछोगे कौन सी स्पेशल एलिमेंट्स मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करता है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो H2 गैस इज लिबरेटेड, जब भी मेटल के साथ में चाहे आपका एसिड रिएक्ट करेगा चाहे आपका बेस रिएक्ट करेगा, तो आपका आंसर हमेशा निकल के आएगा H2 गैस लिबरेटेड। मतलब प्लस मेटल बेस प्लस मेटल गिव्स यू मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस वहां पर लिबरेट होगी। ये खास सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये खास सॉल्ट होते हैं ये, क्योंकि आपके जनरली में फिर से बता दूं कि आपके जनरली बेसिस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, कुछ स्पेशल केसेस में रिएक्ट करते हैं, और स्पेशल केसेस में स्पेशल सॉल्ट बनते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, तो अच्छा स्पेशल क्या होता है, ये स्पेशल ये होना चाहिए, जो मेटल होता है इट मस्ट बी वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, जो मेटल होना चाहिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बाकी नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल हो जाएगा आपका NaOH को अगर मैं Zn के साथ में रिएक्ट करवाता हूं, तो इसका बहुत सिंपल सा नहीं बनता सॉल्ट, इसका बनता है इसका जो सॉल्ट बनता है वो बनता है Na2ZnO2, Na2ZnO2, ये स्पेशल सॉल्ट है आपका ZnO2, इसका नाम होता है आपका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। बहुत स्पेशल कंडीशन में आप इसको बना सकते हो, और यहाँ पे H2 गैस क्या हो जाती है आपकी लिबरेट हो जाती है। सोडियम जिंकेट है स्पेशल एग्जांपल, बस स्पेशल एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए कि हाँ भाई कुछ स्पेशल एग्जांपल्स में के फॉर्म में मुझे याद करना है। बाकी इसके बाद हम रिएक्शन की बात करें, तो और नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी कि अगर मैं एसिड को रिएक्ट करता हूँ आपके साथ में, अच्छा मैं ये लिखना भूल गया यहाँ पे कि सम मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद सम मेटल्स, सिर्फ कुछ मेटल के साथ में ये रिएक्ट करता है, सारे मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता, वो मैं आपको पहले बोल चुका था, बस लिखा नहीं था मैंने। बाकी बात करें इसकी रिएक्शन विद एसिड के साथ में बात करें, तो बेटा एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाओ, चाहे बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, बात तो एक ही है ना। एसिड को मैंने बेस के साथ रिएक्ट करवाया, बेस को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, बात तो एक ही पड़ गई। तो एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता सर, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे बस मैं उस चीज को आगे पीछे लिखने वाली बात है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं यहाँ पे बेस लिख दूंगा पहले, फिर यहाँ पे मैं एसिड लिख दूंगा, और यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वही निकल के आएगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यानी एग्जांपल ले लूं NaOH प्लस लेट्स से H2SO4, कुछ नया एग्जांपल ले रहे हैं, H2SO4 गिव्स अस आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Na2SO4 प्लस यहाँ पे आपका H2O। बैलेंसिंग करनी हो तो आप अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जांपल भी आपके सामने लिख दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या बन सकती है यहाँ से, तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे बन जाएगी आपकी रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स 7, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स के साथ में ये रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेस के साथ बेस को क्या रिएक्ट करवाओगे, तो जब मैं बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो उस टाइम पे आपकी जो चीज है वो क्या बन के आती है, आपको कुछ नहीं, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ ही जाती है। मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस
वाटर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रही है। आपको अगर एग्जांपल दे दूं मैं इसका, तो एग्जांपल एग्जांपल चलो हम अपन बाद में कोई देख लेंगे। चलिए ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ कि एक चीज समझ में आती है मुझे, तो जो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई थी नोट पॉइंट की तरह, मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊं उस चीज को, कि आप क्या देख रहे हो कि जब मैं बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूं तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, सॉल्ट निकल के आ रहा है और वाटर निकल के आ रहा है। इन द सेम फैशन जब मैं बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ तो भी मेरी चीज क्या निकल के आती है, आपकी सेम टू सेम चीज निकल के आती है। इससे मेरा क्या समझ में आता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके, जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, these नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो जनरली कैसे नेचर के होंगे आपके, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो आपके जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कभी आपको कोई नॉन मेटल ऑक्साइड पकड़ा देना और पूछे कि जनरली एसिडिक इन नेचर, कभी आपको नॉन मेटल ऑक्साइड पकड़ा दे तो आपसे पूछे कि बताइए इसका कैसा होगा इसका नेचर, तो आप बोल सकते हो इसका एसिडिक नेचर होगा। आई होप कि इतनी बात अभी तक जितना भी पढ़ाया है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब नई चीज आने वाली है। डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना पीएच के बारे में। पीएच स्केल है, पीएच के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीएच। इसमें पी जो होता है बेटा वो स्मॉल होता है और एच जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, इनके हम कैपिटल इसके हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले कि पी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, उस क्लास में बताया था मैंने आपको पीएच। ठीक है ना, इसका कोई फुल फॉर्म हम बात करने वाले हैं, इसको हम पीएच ही बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर इसकी बात करें तो आप इसका जो मैथमेटिकल मतलब होता है या फिर इसको जो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है इसकी, वो हम इस क्लास में कवर नहीं करें। क्लास 10th की सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्लास 11th में जब आप आओगे या क्लास 12th में जब आप आओगे तो उस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉग, उसके लिए आपको लॉगरिथम और उसके थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसमें आप इस चीज को वहां पर जाकर अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन पीएच है क्या, अगर हम बात करें तो पीएच एक तरह का स्केल है। स्केल मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास में सेंटीमीटर स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, आप उससे क्या करते हो, आप अपनी लेंथ को नापते हो। वैसे पीएच एक तरह का मीटर है, एक तरह का स्केल है जिससे आप क्या नापते हो, अपना एसिडिक या बेसिक नेचर नापते हो कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी ज्यादा बेसिक है। और वो कैसे नापते हो आप, उसको नापने का बस एक ही तरीका है जो उसके नाम में लिखा है, यानी एच। अब देखिए एक बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बात समझते हैं, समझ में। मान लीजिए मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, जब पानी को मैं तोड़ना चाहता हूं तो पानी के तोड़ने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी से हम पानी को तोड़ सकते हैं। पानी है, पानी को अगर मैं घूर घूर के देखता हूँ तो देखो घूर घूर के मेरा कहने का मतलब है कि पानी है, H2 है, तो मैं तोड़ता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस से, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो आप इसको बना सकते हो आयंस बना सकते हो इसको। तो इसके जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे इस टाइप के। ठीक है, जनरली कोई भी चीज कंपाउंड जब बनता है तो उसमें कुछ पार्ट नेगेटिव होता है, कुछ पार्ट पॉजिटिव होता है। तो जब मैं पानी के अंदर बात करता हूँ तो पानी को जब मैं ब्रेक करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, जब मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया है, ठीक है, तो मैं वहां पे H प्लस आयन, ये आयंस बनते हैं, H प्लस आयंस मिलेंगे वहां पे और OH माइनस आयंस मिलेंगे। इस H प्लस आयंस को मैं क्या बोलता हूँ, इस H प्लस आयंस को मैं बोलता हूँ आपको, आपका इनका एक ही नाम होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस मतलब समझ जाना, उसका H प्लस बोल रहे हो। और इसको मैं बोलता हूँ आपका हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो आपकी किसी भी वाटर के चीज को तोड़ने से मिलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी मैं जनरली जनरली नोट पॉइंट में अगर इसको मैं मेंशन करूं, H प्लस आर नॉट वेरी स्टेबल, आर नॉट स्टेबल। जो H प्लस होता है ना बेटा ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो ये जब अनस्टेबल होता है तो क्या करता है, ये H प्लस ना पानी के साथ में ही रिएक्ट कर जाता है, जो पानी उस टाइम प्रेजेंट है, और ये बना लेता है आपका H3O प्लस। और इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोनियम आयन। बहुत ज्यादा डिटेल में फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बस इतना इतना जितना मैंने आपको लिख दिया है, इतना भी अगर आपको पता है ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो H प्लस जनरली स्टेबल नहीं होता है तो वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, हाइड्रोनियम आयन आपके लिए ज्यादा, बस पता होना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयन होते क्या है, नॉट मोर देन दैट। अब बात ये होती है कि ऐसा ही किसी, जब मैं एसिड को, लेट से मैंने क्या किया आपका, जब मैं किसी एसिड को किसी पानी में छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पानी भी है, ठीक है, और मैंने इसमें लाके कोई एसिड को छोड़ दिया, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, घुल जाएगा उसमें।
एसिड लेट से HCl आ गया। HCl क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली HCl हो चाहे आपका कोई बेस हो, चाहे कोई भी, मैं बेस के बारे में बताऊंगा। तो पानी में जाने के बाद क्या होता है ना बेटा, पानी में पहले से H प्लस प्रेजेंट है और OH माइनस प्रेजेंट है, क्योंकि पानी खुद टूट के ये बना हुआ होता है। तो एसिड जैसे जाता है तो एसिड भी ऑटोमेटिकली टूट जाता है और वो क्या बना लेता है, H प्लस और Cl माइनस। कोई भी दुनिया का कंपाउंड प्लस और माइनस आयन से बना होता है। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस हो गए और यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोराइड आयंस बोल सकता हूँ या इसको क्लोरीन आयंस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्लोराइड आयंस हो गए, तो दो आयंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जब आप किसी पानी के सोल्यूशन, याद रखना ये चीज सिर्फ और सिर्फ तब होगी अगर आपने एसिड हवा में रखा हुआ है, तब ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपने उसको पानी में डाला है, क्योंकि पानी में एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं इसको, और सोल्यूशन फॉर्म में ही ऐसा होता है। मैंने किसी बेस को डाला, लेट से बेस लिया मैंने NaOH। ठीक है, तो NaOH को जब मैं डालूंगा इसमें, तो वहां पे क्या होगा, आपका NaOH भी टूट जाएगा किसमें, आपका Na प्लस OH माइनस आयन में। Na प्लस और OH, ये हो गया आपका सोडियम आयन और ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आप एक चीज देख रहे हो कि जब मैंने एसिड डाला, अच्छा एसिड डालते टाइम में क्या H प्लस प्रेजेंट नहीं थे क्या, तो H प्लस भी है इस टाइम पे और OH माइनस भी है। ठीक है, जब एसिड डालने से क्या हुआ कि आपका H प्लस भी है और Cl माइनस भी है, तो आप देखोगे H प्लस की मात्रा क्या बढ़ गई, H प्लस की जो कंसंट्रेशन है ना, यानी H प्लस की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा होगी। H प्लस की मात्रा क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से पानी था उसके पास भी H प्लस, एसिड डालने से H प्लस और आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब मैं बेस डालता हूँ तो बेस में पहले से, पानी के पास में पहले से क्या होगा बेटा, पानी बोल रहा है कि मैंने तो भाई पहले ही आपका H प्लस और OH माइनस तोड़ के रखा हुआ है। पानी की मैंने ये चीज बता चुका हूँ ना पहले, पानी के होने की वजह से पहले से H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट है। जैसे मैंने NaOH डाल दिया तो आपके Na प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। तो आप देख रहे हो कि टोटल टोटल OH माइनस क्या हो गया आपके, ज्यादा हो गया। यहाँ पे भी OH माइनस और यहाँ पे भी OH माइनस, तो टोटल OH माइनस क्या होगा, ज्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, OH माइनस कंसंट्रेशन इज मोर, OH माइनस कंसंट्रेशन इज मोर, ये बात आप बोल सकते हो। यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एसिड और बेस को डिफाइन करने का, या एसिड और बेस को अलग करने का। समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं अब। मैं कैसे एसिड को डिफाइन करता हूं। एसिड कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग विद वाटर, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन मतलब जो वाटर के साथ सोल्यूशन होता है, इसका एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब याद रखना, एसिडिक सोल्यूशन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें OH माइनस नहीं होते, OH माइनस होते हैं पर कम होते हैं। बस उसका मतलब क्या है कि ज्यादा क्या होंगे, H प्लस ज्यादा हो जाएंगे, H प्लस विल बी मोर। वैसे ही अगर मैं बेस को डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है, तो बेस के लिए मैं क्या बोलता हूं कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, बेस का जो बेटा एक्वस सोल्यूशन होता है ना, बेस का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसी को हम दूसरे नाम से एल्कलाई भी बोलते हैं। एल्कली बोल लो, एल्कलाई बोल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। एल्कली क्या होता है, एल्कली कुछ नहीं, जो बेस के वाटर को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एल्कलाई भी बोल देते हैं। इसमें भी H प्लस भी होता है, इसमें आपका OH माइनस भी हो रहा है, बट ये क्या करता है, ये इसमें फर्क इतना है, इट कंटेन्स मोर OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन, खत्म। कभी भी बेस के नाम को ये सोच के मत बैठ जाना कि बेस का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ OH माइनस होता है, नहीं। बेस ऐसी चीज है कि उसके एक्वस सोल्यूशन में, सोल्यूशन नाम बोलना बहुत जरूरी है, उसके एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है आपका, OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और H प्लस कंसंट्रेशन कम होता है, बस। मैं एक्वस सोल्यूशन चिल्ला चिल्ला के बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ तब ही बोल पाओगे जब आपके पास में वहां पे कैसा सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन है, वाटर में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तभी आप ये सारी चीज बोल पाओगे। चलिए, अब मैं लौट के आता हूँ पीएच स्केल पे। अब मैं लौट के आता हूँ पीएच स्केल पे। तो पीएच स्केल क्या नापता है, तो पीएच स्केल के लिए पहली बात तो जरूरी है कि सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, वहां पे एक्वस सोल्यूशन होना जरूरी है। ठीक है, आपको वहां पे एक्वस सोल्यूशन, मतलब आपको अगर बेस के बारे में पहचानना है, ठीक है, चाहे बेस के बारे में पहचानना है इज नीडेड, चाहे आपको एसिड का पहचानना है, तो आप उसको वाटर के प्रेजेंस होना वहां पे जरूरी है। मॉइस्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एक्वस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो ये प्रेजेंट होना वहां पे जरूरी है। जब तक पानी की प्रेजेंस नहीं होगी तब तक आप पीएच स्केल को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, पीएच स्केल मेजर क्या करता है, इट मेजर्स
It measures hydrogen ion concentration in a solution. It measures hydrogen ions concentration. हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस वाला, यानी इसको मैं H लिखता हूँ, H प्लस हाइड्रोजन आयंस इन एन एक्वस सोल्यूशन। किसी एक्वस सोल्यूशन में आपका जो पीएच स्केल है वो क्या मेजर करता है कि उसमें कितने हाइड्रोजन आयन हैं। याद रखना उसमें वो हाइड्रोक्साइड आयंस को नहीं गिनता, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन को गिनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पीएच है। इसका नाम पीओएच माइनस नहीं है, पी आपका पीएच3ओ प्लस नहीं, इसका नाम है पीएच, मतलब ये आपके हाइड्रोजन आयंस को ही गिनता है, हाइड्रोक्साइड को नहीं गिनता। अब ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो बेसिक बोल देगा उसको, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो क्या कर देगा उसको, वो आपका उसको एसिडिक बोल देगा। अच्छा, पी का मतलब एक्चुअली, पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, इसका पी का जो मतलब होता है इसको बोलते हैं पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं इस स्केल को बनाऊं, अगर मैं आपको सामने ये स्केल बना के प्रेजेंट करूं तो स्केल बड़ा अच्छा सा होता है। एक लिटमस सोल्यूशन को आपको भी जाकर देखना, तो ऐसा कुछ स्केल होता है, इसका इस टाइप का स्केल होता है, आपको सामने से देखने को मिलेगा। आयुषी बेटा, नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं स्केल की बात करूँ तो आपके सामने ऐसा कुछ स्केल बनेगा जिसमें आपके टोटल 14 सेक्शंस होते हैं, टोटल 14 कलर्स बोलो, सेक्शंस बोलो, चाहे जो बोलना है बोलो, ठीक है। एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे आपका एक दो नंबरिंग होती है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो सकती है कि फिर वो जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 ऐसे जाती है आपकी। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए जीरो है, फिर 1 है, 2 है, ऐसे कर 14 तक जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऐसी आपकी 14 मार्किंग्स होंगी। जहां पे जो आपका 7 होता है, जो 7 मार्किंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं आपका न्यूट्रल। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस क्या है, आपके जीरो हो गए सर। ओके, कोई बात नहीं अवश्य, ठीक है। तो आपका न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका वहां पे H प्लस आयंस नहीं है या OH माइनस आयंस नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका H प्लस आयंस जो होंगे वो आपके बराबर हो जाएंगे OH माइनस, मतलब ये वाला जो पार्ट है, यानी जब भी किसी का pH 7 निकल के आ गया तो वो ना आपका एसिड कहलाएगा ना बेस कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड न्यूट्रल, मतलब वहां पे दोनों के आयंस क्या हो गए, बराबर हो गए उस सोल्यूशन में। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज होती है, जीरो से लेकर 7 से जस्ट पहले तक 6.9999 तक भी, यहाँ पर जो पीएच होता है आपका, अगर पीएच आपका, पीएच का जो मेजरमेंट है वो आपका जीरो से लेके 7 के बीच में है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, वो कैसा कहलाता है, वो एसिडिक नेचर कहलाता है। वो कैसा कहलाता है, वो एसिडिक नेचर कहलाता है। एसिडिक का मतलब क्या हो जाएगा, एसिड का मतलब जहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू OH माइनस कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा आपकी, OH माइनस कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर हम 7 के बाद जाएं और 14 तक जाएं, 7 के बाद जाएं अगर हम 14 तक जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीएच है आपका वो 7 से बड़ा होगा और आपका 14 से छोटा होगा। इस जगह पे आपका हम क्या कहेंगे कि आपका पीएच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, pH represents the basic nature of the substance, pH represents the basic nature of substance, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका H प्लस के जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी OH माइनस के कंसंट्रेशन से कम होगी, यानी OH माइनस ज्यादा होगा। याद रखना, बेसिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वहां पे आपका H प्लस प्रेजेंट नहीं है, वहां पे H प्लस है, बस OH माइनस से कम है, बस इतना होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम जीरो से लेकर 7 की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम जीरो से लेकर 7 की तरफ, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा एसिडिक नेचर जो है ना वो डिक्रीज होता जाता है। मतलब हम अगर यहाँ पे जीरो से लेके, ध्यान देना ये सब चीजें एग्जाम में पूछ जाएंगी, जब हम जीरो से लेके 14 तक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर जब ऐसे हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, तो हमारा ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना कि आपका जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका एसिडिक है, फिर न्यूट्रल हो गया, फिर बेसिक होगा, तो मैं क्या होगा कि बेसिक बेसिक नेचर इंक्रीजेस,
बेसिक नेचर इंक्रीज, आपका बेसिसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। सेम टाइम पे आपका मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो एसिडिटी है या फिर एसिडिक नेचर है वो क्या कम होता जाएगा, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। जब आपकी पीएच की वैल्यू बढ़ती है, बात याद रखना, पीएच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आपका एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा और आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि जिसका पीएच 0, 1, 2 इनके पास में होता है, जिनका भी पीएच आपका 0, 1, 2, 3 इनके पास होता है, वो आपके कैसे कहलाएंगे, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे मेरा पीएच 0, 1, 2, 3 के आसपास है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीजें पाई जाती हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जोन है, 0, 1, 2 ये सब क्या और स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे मैं पास में आता जाऊंगा 7 के, 7 काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, जैसे मैं 7 के पास में आता जाऊंगा आपका एसिडिक नेचर घटता जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा कैसे आते जाएंगे, यहाँ पे मैं वीक एसिड की तरफ जाता रहूंगा, तो ये मेरे वीक एसिड वाले जोन आ जाएगा। फिर 7 के बाद तो एसिड है ही नहीं, 7 के बाद तो बेसिक है। लेकिन 7 से हम जब 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब 7 के पास जब आप होगे तो यहाँ पे वीक बेस आप कहलाएंगे। यहाँ पे कैसे बेस होते हैं, आपके वीक बेस होते हैं। जैसे जैसे आप 14 के करीब जाते जाओगे, अगर 14 है या 13 है आपका पीएच का नंबर किसी भी सोल्यूशन का, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। याद रखना बेटा, ये सारी चीजें मैंने जितना भी चीज मैं अभी देखो, अभी मैं आपकी जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो चीज आपको बताई जा रही है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बताई जा रही है, तो हर चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोनियम आयन के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पूछा गया था हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, तो आपको वो बताना जरूरी है। ठीक है, अब अब हम जो एसिड्स को बेसिस को या फिर बेसिस को एसिड को हम क्या करते हैं आपके वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में। मैंने अभी आपके सामने स्ट्रॉन्ग और वीक का नाम लिखा है, मैंने अभी भी आपके सामने स्ट्रॉन्ग और वीक का नाम लिखा है, तो उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस। किसी भी चीज को हम स्ट्रॉन्ग के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार देखिए, ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ कि एसिड को मैं आपके दो टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ, या तो उसको मैं बोल सकता हूँ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका उसको मैं वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। ऐसे में बेस को भी आपका क्लासिफाई कर सकता हूँ, आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में मैं उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कौन सा बच्चा क्लास छोड़ के गया है, आयुषी क्लास छोड़ के चले गई है क्या, लेट मी चेक। कौन बच्चा क्लास, आयुषी तो क्लास में है, कौन सा बच्चा क्लास छोड़ के गया अभी, आयुषी क्लास छोड़ गई, आयुषी को याद दिलाओ कोई बच्चा क्लास में आए जल्दी से। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता कौन सा बच्चा क्लास कर रहा है कौन सा क्लास नहीं कर रहा है। आयुषी वही है। हाँ, जो बच्चा क्लास छोड़ेगा उसके घर पे कॉल भी जाएगा कि भाई वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। कोई बच्चा रिमाइंड करा दो मैसेज करके आयुषी को कि आयुषी क्लास अटेंड करो। नेटवर्क की प्रॉब्लम बेटा सबके साथ भी हो सकती है, या फिर कम से कम मैसेज करके बताओ वो ग्रुप में, अपना जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें मैसेज करके बताओ कि आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, बीच में छोड़ के जा रहे हो आप। चलो ठीक है, तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आप सिंपल इतना बोल पाओगे कि आपके कोई चीज एसिडिक क्यों होती है, वो एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं उससे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना उस बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एसिड का क्या कैरेक्टर होता है। एसिड बोलता है कि मेरे अंदर क्या होगा, H प्लस ज्यादा होगा OH माइनस से, ठीक है। लेकिन एसिड के अंदर ही क्या बोलेगा, एक एसिड बोलेगा कि मैं H प्लस ज्यादा निकाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं दूसरा एसिड क्या बोलता है कि मैं H प्लस तो ज्यादा निकाल रहा हूँ लेकिन कंपेरेटिवली कम निकाल रहा हूँ दूसरे एसिड के। देखो जब मैं एसिड को बेस से कंपैरिजन करूंगा तब मैं H प्लस और OH माइनस को कंपेयर करूंगा, जब मैं एसिड को बेस के साथ में कंपेयर करूंगा तो मैं H प्लस और OH माइनस को कंपेयर करूंगा। जब मैं दो एसिड्स को ही कंपेयर करूंगा, एक एसिड को दूसरे एसिड से कंपेयर करूंगा, तो मैं वहां पे ये कंपैरिजन देखना चाहूंगा कि किसमें H प्लस आयन ज्यादा है, किस पे H प्लस कम है। तो जिसमें आपके मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो, ठीक है, मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो, और जिसमें आपका लेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो। एक और बात समझ जाओ, ये मत समझना कि इसका मतलब लेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि OH माइनस ज्यादा हो गया, नहीं, OH माइनस से तो अभी भी ज्यादा है ये, बट कंपेयर टू दिस इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के इसके पास H प्लस आयन कम है, ठीक है। एग्जांपल की बात कर लें यहाँ पे, तो जैसे HCl हो गया, H2SO4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
एसिड माना जाता है, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। लेबोरेटरी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड या केमिकल होता है वो H2SO4 होता है, इसको हम दूसरे नाम से किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। जैसे और लिखता हूँ HNO3 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CH3COH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब एग्जांपल आपको पता चाहिए। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, देखो जब मैं बेस को एसिड के साथ में कंपेयर करूंगा तब मैं H+ आयंस और OH- आयंस को कंपेयर करूंगा। लेकिन जब मैं बेस और बेस को ही आपस में कंपेयर करूंगा, जब मैं बेस और बेस को ही आपस में कंपेयर करूंगा, उस टाइम पे मैं आपका OH- को कंपैरिजन करूंगा इन दोनों के। तो ये क्या करता है, OH- कंसंट्रेशन क्या होता है इसमें, ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन मोर, और यहाँ पे क्या होगा, लेस OH- कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जैसे NaOH हो गया, और एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे KOH हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आपका NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, बस बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप सिंपल डिफाइन करके आ सकते हो कि आपका बहुत ज्यादा अगर H+ निकाल रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा ना निकले, कुछ ही निकाल रहा है तो आपका बोल सकते हो कि वो वीक एसिड कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद जो पीएच के बारे में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके कि यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी काफी निकल के आते हैं कि आप एवरीडे लाइफ में पीएच का कहाँ यूज देखते हो। एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पीएच का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, वो समझते हैं हम यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, और इस पे सवाल भी काफी पूछे गए हैं, और मतलब थ्योरेटिकल सवाल काफी ज्यादा बनते हैं इस पे। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो जैसे आपकी जो बॉडी होती है ना बेटा, तो आपकी बॉडी होती है वो जनरली थोड़ी सी न्यूट्रल रेंज की होती है। न्यूट्रल नहीं होगी तो हम बेसिक रेंज की तरफ चले जाते हैं। तो आपका अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, कहीं भी किसी जगह पर सर्वाइव करना है, तो बहुत पतली सी एक छोटी सी रेंज होती है पीएच की, जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। तो आपकी जो बॉडी है ना, उसको, आपकी बॉडी या किसी भी जनरली बॉडी को, हमारी आर बॉडी, जो पीएच हमें चाहिए अपने जीवन जीने के लिए या अपन हमारी सराउंडिंग्स में, वो होना चाहिए 7 से 7.8 के आसपास होना चाहिए। 7 to 7.8 मतलब हल्का सा बेसिक साइड, 7 से बड़ा है ना अपन, तो हल्का सा बेसिक साइड। हमें अगर इसको अपने डेली लाइफ में अपन रहना है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये पीएच रेंज होनी चाहिए जीने के लिए। अगर इससे पीएच रेंज बहुत ज्यादा डिफर करी, 7 से बहुत ज्यादा कम हो गई या 7 से बहुत ज्यादा हो गई, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी बॉडी सर्वाइव करना मुश्किल है उस एरिया में। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम एसिड रेन के बारे में सुनते हैं। ठीक है, जो आपका रेन वाटर होता है, रेन वाटर का जो जनरली पीएच होता है, एसिड रेन की बात नहीं कर रहा, रेन वाटर का जो पीएच होता है उसकी जनरली जो रेंज होती है, एक रेंज होना जरूरी है ना, तो इट मस्ट बी लेस देन 5.6। लेस देन, कुछ किताबों में 5.5 भी बोल रखा है, तो उसे घबराना नहीं है। इट मस्ट बी लेस देन 5.6 जो रेन वाटर होता है उसकी जो जनरली होती है पीएच। ठीक है, सॉरी, अगर रेन वाटर की, इफ रेन वाटर का जो पीएच है वो 5.6 से लेस हो जाए, तो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, आपका ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। रेन तो पानी है ना, पानी के अंदर आपका इतना पीएच देख रहे हो आप, 5.6 से कम का मतलब है कि आपका 7 से कम है ना, यानी एसिडिक बन गई। तो अगर रेन वाटर का पीएच अगर आपका 5.6 से कम हो जाए, तो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन या एसिड रेन बोलते हैं। ये क्या होता है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम करता है, क्रिएट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी। सब क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि अगर ये एसिड रेन है, ये आपकी ऑब्वियसली क्या होगी कि नदियों में जा सकती है, कि आपका अगर रिवर में पहुंच जाएगी, तो रिवर में क्या होगा, आपकी जो लाइफ है, तो मैंने अभी लिखवाया ऊपर कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपका 7 से लेकर 7.8 के बीच की पीएच रेंज चाहिए। लेकिन अगर यही एसिड रेन रिवर में जाके या सी में जाके मिल जाएगी, सी तो बहुत बड़ा होता है, या पॉन्ड्स में जाके मिल जाएगी, या लेक्स में जाके मिल जाएगी, तो उस पानी के जो भी सोर्स होगा उसका क्या होगा, उसका पीएच गिर जाएगा। तो वहां पर जो आपके एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड, विल बी अफेक्टेड भी हो सकते हो। तो जब आपका पीएच रेंज कम हो जाएगी तो उसकी अफेक्ट हो सकती है। दूसरी बात, जो एसिड रेन है ना, ये एसिड रेन जो है, ये आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, लाइक ताजमहल, ठीक है, लाइक ताजमहल, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, वहाँ पे एसिड रेन की वजह से उनका क्या हो रहा है, वो येलोइश होता जा रहा है, उनका जो मार्बल है ना, येलोनेस आ रही है उनके ऊपर, जिनको हमें रेगुलरली सफाई करना पड़ता है। अगर आप कभी ताजमहल घूमने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आपको दिखते हुए मिलेगा, वो कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, वो एक्चुअली उसकी सफाई हो रही है। बिकॉज उसके पास में ही आपकी एक रिफाइनरी है,
तो वहां से आपकी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, और पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से क्या होता है, वो पीलापन, जो मार्बल है वो पीलापन उस पर आ रहा है, तो उसकी सफाई लगातार होने की जरूरत है, वरना वो खराब हो जाएगा, टार्निशिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये हो सकता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स, अगर आपको पीएच की, जब भी आप थोड़ा सा, आजकल क्या है कि काफी एडवांस्ड एग्रीकल्चर हो रहा है, तो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर a specific range, plants also require a specific range of pH, a specific range of pH, specific range of pH for their proper growth, of pH for proper growth। अगर आपका उस स्पेसिफिक रेंज में नहीं हमने दिया उसको पीएच, जो सॉइल का पीएच अगर वो नहीं मिला उसे, ठीक है, तो वो आपके प्लांट्स जो होंगे वहां पे, या फिर जो ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर में, वो अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें तो आपने इंडाइजेशन होती है, इंडाइजेशन सुना होगा आपने। इंडाइजेशन मतलब कि जब आपको खाने में अपच होता है, मतलब जब आप खाना खाते हो आपको अपच है, आप खाना पच नहीं रहा, तो दूसरे नाम से हम कहते हैं कि जनरली हमको एसिडिटी हो रही है, ऐसे बोलते हैं अक्सर। तो जब एसिडिटी होती है, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे आपके अंदर जो पेट के अंदर, हमने ये सबको लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, तो पेट के अंदर जो आपका पेट है, उसके अंदर आपके जो स्टमक की वॉल होती है, वहां से आपका HCl निकलता है, HCl रिलीज होता है आपके पेट में। तो जब HCl रिलीज होता है, तो आपके जो सोल्यूशन है उसको क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। वो बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर एसिडिक नहीं बनाएगा तो वो आपका जो खाना है वो टूटेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो टूटता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप खाली पेट रहने की वजह से, कभी कभी क्या होता है कि खाली पेट रहने की वजह से होता क्या है कि वहां पे एसिड तो रिलीज हो रहा है, पर वहां पे कुछ खाना नहीं है जिसको वो तोड़ सके, तो क्या होता है कि वो एसिड आपके पेट में फिर आपके बर्निंग सेंसेशन देता है आपको, बर्निंग सेंसेशन देता है। जब वो बर्निंग सेंसेशन आपको देता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या करते हो, इसकी रेमेडी क्या होती है, आप उसकी रेमेडी के तौर पे क्या लेते हो, कोई बेस, बेस क्या करोगे, ऐसी बेसिक चीज जो खा पी, एडिबल बेसिस, ऐसा कोई बेस जो खा सकते हो, सारे बेसिस आप खा नहीं सकते, उनको ले सकते हो। जैसे आपने इनो का नाम सुना होगा, देखिए आपका कोई नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हो उस जगह पे, या फिर आप वहां पे क्या कर लेते हो, आप बेकिंग सोडा के साथ में मिला के कुछ चीजें पी सकते हो। तो ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, सो दैट हम उनको रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजों को हम जनरली जो रेमेडी होती है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं आपका एंटासिड्स बोलते हैं। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं अपन, एंटासिड। एंटासिड्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो आपका क्या करती हैं, बेस के साथ में रिएक्ट करके, सॉरी एसिड के साथ में रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करती है। हो कुछ नहीं रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रेजेंट होती है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे हो जाती है। एंटासिड कुछ नहीं होते, दीस आर द सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिमूव या यूज्ड एज अ रेमेडी टू इंप्रूव द एसिडिटी इन स्टमक, इतना बोल सकते हो बस, खत्म। नेक्स्ट बात करें आपकी, नेक्स्ट आपके डेंटिस्ट हैं, या आपके टूथ डिके में भी इसका नाम काफी आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टूथ डिके में इसका नाम कैसे आता है, तो टूथ डिके, जो आपके दांत सड़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके दांत टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिनमें उनमें गड्ढे पड़ रहे हैं, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, आपको एसिड की वजह से ही हो रहा है। तो जनरली आप ब्रशिंग करते रहोगे लगातार तो ऐसा होता है। तो टूथ डिके क्या होता है, फिर से वही वाली बात कि आपके जो माउथ है उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर सलाइवा होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह के जर्म प्रेजेंट होते हैं माउथ में, जो खासकर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया ये नहीं कहूंगा बहुत बुरे होते हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, क्योंकि वो फूड के ब्रेकिंग डाउन में काम आते हैं आपके, ठीक है। जो खाना आप खा रहे हो वो भी एसिडिक होता है जनरली। तो आपका अगर माउथ का पीएच जो है वो 5 से नीचे आ जाता है, 5 बहुत बड़ा नंबर होगा, क्या अगर आपका जो पीएच है वो 5.5 से नीचे आ गया, इफ पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो मुंह है, जो आपका मुंह के अंदर जो भी सलाइवा है वो आपका एसिडिक नेचर होगा। तो आपका जो टूथ होता है, जो आपका टूथ होता है वो भी कैसा बना होता है, वो कैल्शियम का बना होता है, याद है कैल्शियम, और कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम मेटल है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेटल क्या होता है, एक बेस की तरह काम करता है। तो वहां पे पता क्या गड़बड़ होती है कि अगर एसिड इस मेटल के साथ में रिएक्ट करके, ड्यू टू, अब ये एसिड बनता क्या है, ड्यू टू बैक्टीरिया, जो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, वो एसिड रिएक्ट करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। तो ड्यू टू बैक्टीरिया एसिड क्या करता है, सीए के साथ में रिएक्ट करके ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाने से वहां पे क्या होता है कि कुछ होल्स बन जाते हैं। भाई मेटल के साथ में कुछ रिएक्ट कर रही है, मेटल का क्या बन गया, पानी बन गया, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट तो पेट में चला गया, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपका टूथ डिके के चांसेस बढ़ जाते हैं, टूथ डिके के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आपकी रेमेडी क्या है, कैसे इसको बचा सकते हो, तो रेमेडी यही होती है कि लगातार क्या करते रहो, जब भी खाना खाने के बाद में आप कम से कम एक बार या ढंग से आप क्या करो, टूथपेस्ट का इस्तेमाल जरूर करो। क्यों, टूथपेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। टूथपेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा एसिड आपके वहां पे बन रहा है, जो भी एक्स्ट्रा एसिड आपके मुंह में बन रहा है ड्यू टू बैक्टीरिया,
उनके साथ में क्या होगा, वो बेसिक्स रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि जो एक्स्ट्रा एसिड पहले आपके सीए को या आपके टूथ को अटैक कर रहा था, अब उसको अटैक ना करके वो सीधा आपका वहां से चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जनरली आपको लगातार पेस्ट लगातार आपको ब्रश करते रहना चाहिए, ताकि ब्रश करने से क्या होगा, वो क्लीनिंग भी होती रहेगी, वहां से बैक्टीरिया हटते भी रहेंगे, साथ में आपका ऑब्वियसली आपके उसको रिएक्ट करके वो हटा भी देगा। नेक्स्ट है कुछ बी स्टिंग। बी स्टिंग होगा आपकी, आपको चींटी कर जाती है आपको, या मक्खी खा जाती है, मक्खी मतलब मधुमक्खी टाइप की, ठीक है। तो मधुमक्खी खा गई तो वहां पे आपके एक सेंस बर्निंग सेंसेशन होती है, वहां पे इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे उनका जो स्टिंग होता है, बी स्टिंग जो होता है, वो भी क्या होता है, वो भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, एसिडिक नेचर। जैसे अलग अलग पाए जाते हैं एसिडिक नेचर, जैसे फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा या कोई और अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब होते हैं आपके। तो बी स्टिंग आपका है, तो ये भी क्या करता है आपको, बी स्टिंग एसिडिक नेचर का होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपका पेन होता है, इरिटेशन हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे भी काटा है उसने, वहां पे क्या हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। याद रखना, जब भी एसिड के साथ में कुछ भी करोगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है। तो फिर से अगर इसको मुझे खत्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, आपको इसको यहाँ पे एक रेमेडी लगानी पड़ेगी। रेमेडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या करके आप इसको हटा सकते हो, कुछ नहीं। तो वहां पे आप जनरली क्या करो, आप बेकिंग सोडा टाइप का कोई चीज को वहां पे बेकिंग सोडा टाइप की चीज को वहां पे अप्लाई करो। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा फिर से आपका एक बेसिक नेचर होता है। बेकिंग सोडा को वहां पे अप्लाई करो, उससे क्या होगा, आपको वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि लगाते ही बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदर तक खून में मिल जाता है आपको, थोड़ा टाइम के बाद में वो हट जाएगा। लेकिन जितना इरिटेशन या जितना पेन हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दीज वर सम ऑफ द यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये कुछ आपके ऐसे यूजेस थे पीएच के, जो आप डेली लाइफ में अपने देखते हो और ये आपकी लाइफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पीएच के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एसिड और बेसिस वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक आपका एसिड बेसिस वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट चीज आएगी वो आती है कि सॉल्ट। सॉल्ट में बेसिकली हमको जो सबसे ज्यादा चीज पढ़नी है वो दो पार्ट्स हैं आपके। एक पार्ट है कि आपके सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। दूसरी बात, सॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और एसिडिक सॉल्ट होता है, जिसको हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर आपके कुछ एक कॉमन सॉल्ट, कुछ केमिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl होता है, ठीक है। जैसे आपका NaOH होता है, कास्टिक सोडा होता है आपका, ठीक है। आपका फिर Na2CO3 होता है, NaHCO3 होता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं Na के सिर्फ, इनको हमें पढ़ना है खास। और फिर उसके बाद कुछ कंपाउंड्स होंगे, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का बेस है। दो चार आपको कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उनको हम कवर करेंगे। तो आज क्लास में तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो हम है कवर करेंगे आपका इस सेक्शन का पार्ट। याद रखें, अभी तक हमने सिर्फ एसिड और बेस के बारे में पढ़ाई करी है। अब हम एसिड और बेस दोनों को मिला के सॉल्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, सॉल्ट टाइप्स का, तो उन सब के बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास पर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। होपफुली कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो ओके बाय। थैंक यू सर।